ट्रंप आ गए, बजट आ गया, क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आ गया और अब रिजर्व बैंक की पॉलिसी में रेट कट भी आ गया। लेकिन जो नहीं आया वो है एफआईआई। इस महीने भी करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर ली। नतीजा सबके सामने है। बाजार में लाल रंग लगातार हावी है। आखिर क्यों? ये लाल रंग पीछा कब छोड़ेगा? आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है विशेष मेहमान, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडी आर.के. बख्शी साहब हैं, एचडीएफसी बैंक के सीनियर इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता हैं, साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी हैं और एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आप लोगों से चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन आज एक खास दिन ये है चर्चा से पहले कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई है। रिजर्व बैंक का गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब की पहली पॉलिसी थी। उन्होंने पॉलिसी की और 5 साल बाद यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला लिया और साथ ही कई सारे रेगुलेटरी जो प्रावधान थे उसमें भी ढिलाई देने का फैसला यहाँ पे लिया है। तो पहले सुन लेते हैं उन्होंने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए, उसके बाद आप लोगों से चर्चा की शुरुआत करूंगा। This growth inflation dynamics opens up policy space for the MPC to support growth while remaining focused on aligning inflation with the target. At the same time, the MPC felt that excessive volatility in global financial markets and continued uncertainties about global trade policies, coupled with adverse weather events, pose risks to the growth and inflation outlook. This calls for the MPC to remain watchful. Accordingly, it decided to continue with a neutral stance. This will provide MPC with the flexibility to respond to evolving macroeconomic environment. आरबीआई का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बाजार या फिर के बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर को, कंज्यूमर सेगमेंट को, सबकी एक जो शिकायत थी वो कि बाजार में लिक्विडिटी की कमी हो रही है। रिजर्व बैंक लगातार महंगाई पर फोकस कर रहा है, ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, लेकिन अब इस ब्याज दर में कटौती के बाद और कई सारे डिसीजन लेने के बाद ये सारी शिकायतें काफ़ी हद तक दूर हो पाएंगी क्या? आर.के. बख्शी साहब, शुरुआत आपसे करूंगा मैं। इस 0.25% की कटौती और बाकी जो ऐलान किए गए हैं, इसको सबसे बड़ा जो कंसर्न था लिक्विडिटी का, उसको आसान करने के लिहाज से कितना आप बेहतर कदम मानते हैं? नमस्कार। देखिए, रेट कट का लिक्विडिटी से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। लिक्विडिटी बल्कि ये माना जाता है कि रेट कट का ट्रांसमिशन तभी होगा अगर एडिक्वेट लिक्विडिटी है। तो अगर आरबीआई को पॉजिटिवली देखा जाए तो आरबीआई ने ये रेट कट मॉनेटरी पॉलिसी में लाने से पहले पिछले हफ्ते या उससे कुछ पहले कुछ बड़े स्टेप्स लिए थे। सीआरआर कट तो पहले हो चुका था पूर्व गवर्नर के समय में, और अभी इस गवर्नर जी के समय में 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी, और उसमें दोनों तरह की लिक्विडिटी, ट्रांजिएंट लिक्विडिटी मतलब जो डे टू डे वेरी होती रहती है, और एक ड्यूरेबल लिक्विडिटी जो कि जिस पर कि बैंकिंग सिस्टम भरोसा कर सकता है कि इतनी लिक्विडिटी उनके लिए रेगुलर ग्रोथ के लिए या ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल रहेगी मिनिमम, चाहे वो टोटल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट की 60% हो, 70% हो, जो भी हो, लेकिन ड्यूरेबल लिक्विडिटी। तो ड्यूरेबल लिक्विडिटी लाने के तरीके हैं, सीआरआर कट है या ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, और ट्रांजिएंट के लिए रेपो है या वीआरआर वगैरह हैं। तो वो सारे कदम उठाकर गवर्नर ने 1.5 लाख करोड़ के करीब लिक्विडिटी इंजेक्ट की, और उसके बाद आया ये रेट कट। तो आज भी कई लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद लिक्विडिटी को और बढ़ाने के लिए क्या वो पॉलिसी के डिक्लेरेशन में स्टैंस चेंज करेंगे, यानी एडिक्वेट लिक्विडिटी की जगह एम्पल लिक्विडिटी की बात करेंगे। वो उन्होंने नहीं की, और उसके कारण भी उन्होंने दिए, जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं बाद में। पर लिक्विडिटी समुचित हो, उसके लिए एक कदम 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी का इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले सीआरआर कट किया गया था। दूसरी बात जो गवर्नर ने कही कि बैंकिंग सिस्टम में कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके पास सरप्लस लिक्विडिटी है, लेकिन वो उसको कॉल मार्केट में नहीं दे रहे हैं। वो लोग सेफ फील करने के लिए रिजर्व बैंक में रिवर्स रेपो में डालते हैं, और इससे कॉल मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, और जो वेटेड एवरेज कॉल रेट है वो ज़्यादा हो जाता है, और कॉल मार्केट में लोगों को
शॉर्टेज महसूस होती है। तो उन्होंने लोगों को, बैंकों को ये नज भी किया, बैंकों को प्रोत्साहित किया कि आप आपस में कॉल मनी मार्केट में प्ले करें, और रिजर्व बैंक को देने के बजाय पहले आप कॉल मनी मार्केट में डिमांड है तो उसको आप प्ले करें। और रिजर्व बैंक ने एक और कदम पहले से अच्छा ये किया है कि रेपो और की जो है अवधि, या रेपो का डेली रेपो होगा, इस बात की एक निश्चितता कर दी है कि आप को विंडो अवेलेबल रहेगी वो। और ड्यूरेबल लिक्विडिटी जो ओपन मार्केट ऑपरेशन से की है या वीआरआर से थोड़ी लंबी अवधि की लिक्विडिटी मिल जाती है, तो वो उन्होंने पहले ही किए हैं। तो वो बड़े अच्छे कदम है। और उसके साथ ये 25 बेसिस पॉइंट, वो जो कदम उठाए गए थे उनका पूरा प्रभाव अभी आना बाकी है, क्योंकि वो कुछ समय के अंतराल के ऊपर फैले हुए हैं। तो वो आना बाकी है, तो वो लिक्विडिटी आएगी। हालांकि बैंकिंग सिस्टम में मानता है कि वो भी अभी समुचित नहीं है। तो जो रिजर्व बैंक ने ये आज किया तो नहीं, लेकिन उनके शब्दावली में ये एक ऐसा भरोसा आता है कि जैसे जरूरत होगी तो वो वैसे ही कदम और भी आगे उठा सकते हैं। इसमें रिजर्व बैंक ने 2 कदम और उठाए हैं जिसको भी एक पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। एलसीआर के नियम 31 मार्च 2026 तक के लिए टाले गए हैं, और इसके अलावा दूसरा इन्होंने ईसीएल पे भी जो है सो उस फैसले को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला लिया। साक्षी गुप्ता, इसको कैसे आप देख रही हैं? तो रेट कट के सिवाय ऑफ कोर्स रेट कट बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में, बट मेरे लिए जो दूसरी अनाउंसमेंट जैसे आपने कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस पॉलिसी में, वो थी आरबीआई का न्यू गवर्नर का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के बारे में बात करना। उन्होंने क्लियरली ये चीज ले डाउन करी है कि जो रेगुलेशंस हैं उनके डेफिनेटली बेनिफिट्स होते हैं, बट आरबीआई उनकी कॉस्ट को भी अकाउंट करेगा जब आगे वो कोई भी रेगुलेशंस लेकर आएंगे। और इस रिगार्ड में उन्होंने एक अप्रोच जो सजेस्ट करी है कि वो एक कंसल्टेटिव अप्रोच कंटिन्यू करेंगे, वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऑन बोर्ड करेंगे और उनको सफिशिएंट टाइम देंगे किसी भी प्रकार के रेगुलेटरी चेंजेस लाने से पहले। तो एक जो काफी टाइम से इस चीज पे क्लैरिटी नहीं थी कि कुछ जो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जो प्रपोज थे कि क्या वो अप्रैल 2025 में लागू होंगे कि नहीं, उस पे जो आरबीआई ने क्लैरिटी प्रोवाइड करी है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और एक बहुत ही प्रूडेंट स्टेप है फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। बिल्कुल। संजय सिन्हा जी, जब आरबीआई ये कहता है कि अब हमारा स्टैंस न्यूट्रल है, जब आरबीआई ये कहता है कि अब हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे, इसका एक दूसरा मतलब ये भी कि इन्फ्लेशन को लेके जो कंसर्न था वो लगभग न्यूट्रल हो चुका, बहुत बड़ा कंसर्न अब रहा नहीं। तो ये बाजार को तो अच्छा लगना चाहिए था। लक्ष्मण जी, इसमें 2 बातें हैं। एक तो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भले कहा हो कि ग्रोथ को लेकर उनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, लेकिन अगर आप उनकी फोरकास्ट देखें इन्फ्लेशन पर, तो उनकी जो फोरकास्ट है FY26 के लिए, वो इन्फ्लेशन की एवरेज दर को 4.2% की ही टारगेट में रखा है। और अगर हम उनकी क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रोजेक्शन को देखें तो उसमें भी अब इन्फ्लेशन अगले 4 जो क्वार्टर्स हैं उनमें एक क्वार्टर में वो 4% के आसपास रहेगा, और एक क्वार्टर में तो वो 4% से नीचे भी चला जा रहा है। तो चूंकि वो कंफर्ट अब आरबीआई को मिल रहा है कि वो इन्फ्लेशन की दर को नीचे जाता देख रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी फोकस को ग्रोथ के तरफ थोड़ा सा चेंज किया है। और शायद अगर आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये शायद सही भी है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट भी चर्चा कर रहे हैं और ऐसे भी चर्चा का विषय रहा है कि पिछले कुछ तिमाही में भारत की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे धीमे होती जा रही है। अब उसके कारण कई हो सकते हैं, कुछ लोग उसको इलेक्शन के कारण स्लो डाउन का कारण बता रहे हैं, कुछ लोग बहुत भीषण गर्मी और उसके बाद बहुत ही तेज बारिश को इसका कारण बता रहे हैं। बट जो भी कारण हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जीडीपी में एक शिथिलता तो आ गई है। तो इसके लिए अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना फोकस चेंज किया है तो हमें ख्याल से समय के अनुसार वो उपयुक्त है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसको करते समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नजर इन्फ्लेशन से नहीं हटाई, क्योंकि इन्फ्लेशन अब उनके रेंज के नजदीक आ गया है, उस रेंज के अंदर है, इसलिए उनको ये फ्रीडम मिल रही है कि वो ग्रोथ पर फोकस करें। लेकिन बाजार इससे उत्साहित नहीं हुआ। हाँ, आपका जो दूसरा सवाल था,
बाजार इससे उत्साहित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर आप लक्ष्मण जी देखेंगे ना, तो 2000 से लेकर अभी तक ऐसे कई साइकिल्स रहे हैं जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट काटे हैं, और हर रेट कट का साइकिल जो रहा है वो उन परिस्थितियों में हुआ है जबकि या तो डोमेस्टिक या ग्लोबल फैक्टर्स नेगेटिव रहे हैं। आज भी अगर हम अपने आसपास की स्थिति देखें तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि रेट कट अब हो गया तो बाजार में हम तेजी ला सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स हमारे खिलाफ हैं। आपने अभी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में कहा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग बहुत अग्रेसिव है, और तो और जिस तिमाही से हम गुजर रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स, वो भी मिक्स्ड हैं, वो अच्छे नहीं हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि अक्रॉस द बोर्ड अच्छे हैं। तो इन सब नेगेटिव फैक्टर्स के बीच में एक अकेला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेट कट ही बाजार को तेजी में ला देगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल है। अनुराग सिंह साहब,